लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्लेन सर्विंग एंड जियोडेटिक सर्विंग दोनों के बीच का डिफरेंस देखा। फिर हमने देखा कि ट्रायंगुलेशन का जो प्रिंसिपल है साइन रूल के मुताबिक वो क्या है। उसके बाद हमने देखा कि क्लासिफाइड कैसे कर सकते हैं हम, जो हमारा ट्रायंगुलेशन सिस्टम है उनके कितने क्लासिफिकेशन है, सिंगल चेन है, डबल चेन है, हेक्सागोन है, क्वाड्रिलेटरल है। तो अब हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो साइज एंड शेप ट्रायंगुलेशन के देखेंगे कि वेल कंडीशन ट्रायंगल कैसा होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो हम फील्ड वर्क एंड ऑफिस वर्क इन ट्रायंगुलेशन देखेंगे और उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ द फिगर देखेंगे। साइज एंड शेप ऑफ द ट्राइंगल। वेल कंडीशन ट्राइंगल, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है: द ट्राइंगल ऑफ सच अ शेप इन विच एनी एरर इन एंगुलर मेजरमेंट हैज़ अ मिनिमम इफेक्ट अपॉन द कंप्यूटेड लेंथ इज़ नोन एज वेल कंडीशन ट्राइंगल। यानी कि अगर हम कोई ट्राइंगुलेशन सर्वे करते हैं और ए का मेजरमेंट लेते हैं एंगल का, तो उसके कारण साइन रूल यूज़ करके मिनिमम इफेक्ट हो सामने वाली लेंथ के ऊपर, क्योंकि अगर ए के अंदर रीडिंग के अंदर एरर रह जाती है तो जो सामने वाले दो कॉर्नर साइड्स है उसमें भी एरर आ सकती है। तो ऐसा कौन सा एंगल हम ट्राइंगल के अंदर रख सकते हैं ताकि जो है वो मिनिमम एरर आए, तो इसके लिए हम अब डिराइव करेंगे। तो इसके लिए हमें आइसोस्केल ट्राइंगल एक एज्यूम करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल ये दोनों साइड सेम है और दोनों के दोनों ए और बी एंगल जो है वो सेम है, ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं ताकि हम डिराइव कर सकें कि बेस्ट एंगल कौन सा रहेगा ए साइड का, ताकि जो है सामने वाली दोनों साइड है उसके ऊपर मिनिमम इफेक्ट हो। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम एज्यूम करते हैं कि जो सी ए बी एंगल है और सी बी ए एंगल है, दोनों के दोनों सेम है। ओके, तो अब साइन रूल से हम लिख सकते हैं ए साइन ए, मतलब कि जो सामने वाली साइड है ए सी एंड बी, सामने वाली साइड है डिवाइड बाय ये जो एंगल है इज इक्वल टू ए सामने वाली साइड जो है बी डिवाइड बाय, सॉरी हम सी लेते हैं तो सी डिवाइड बाय साइन सी। ओके, तो अब अगर हमें एक साइड अननोन है, फॉर एग्जांपल ए वाली साइड अननोन है, तो हम इसे क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू सी इंटू साइन डिवाइड बाई साइन सी। ओके, तो इसको हम जो है वो इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, अगर ए जो है एंगल हम मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल जो एरर रह जाती है उसको हम नाम देते हैं डेल्टा ए, और जो लेंथ है उसकी वजह से जो लेंथ के अंदर मिस्टेक रह जाती है तो उसको हम देते हैं स्मॉल a1, यानी कि साइड जो है उसके अंदर जो एरर रह जाती है डेल्टा स्मॉल a1, एरर इन साइड। ओके, तो हम ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा एंड डेल्टा ए। तो इसका जो है वो कि जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका डिफ्रेंशिएशन हम डेल्टा डिवाइड बाई डेल्टा ए के रिस्पेक्ट से करते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डेल्टा a1 डिवाइड बाई डेल्टा ए, लेकिन डेल्टा ए जो है वो उसको मैं सामने की ओर ले जा रहा हूँ, इसलिए c इन मल्टीप्लिकेशन, इसका जो है वो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 बाई साइन सी, कि वो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा। अब जो साइन ए है तो उसका डिफ्रेंशिएशन होगा कोस ए, और यहाँ पे डिवीज़न में डेल्टा ए था तो मैं इसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 1 करते हैं। तो अब इससे क्या होगा, हमारा रिजल्ट जो है डेल्टा a1 डिवाइड बाई स्मॉल a इज इक्वल टू कोस ए डिवाइड बाई साइन ए इंटू डेल्टा ए।
अब ये इसका नॉर्मल स्टेप है। अब कॉस ए डिवाइड बाई साइन है होगा हमारा कॉट ए इंटू डेल्टा ए। तो अब जो ये इक्वेशन है डेल्टा ए वन डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू कॉट ए इंटू डेल्टा ए, हमारा इक्वेशन नंबर 3। सेम अब हमने पहले क्या किया था कि ए के एंगल के अंदर कोई एरर है तो उसने हमने डेल्टा ए नेम दिया था। अगर ए के लेंथ के अंदर कोई एरर है तो उसको हमने डेल्टा ए वन नाम दिया था। सेम अब फॉर एग्जांपल सी एंगल है, उसके अंदर कोई एरर है तो उसको हम नाम देंगे डेल्टा सी। और अगर लेंथ के अंदर कोई एरर रह जाती है, फॉर एग्जांपल सी की वजह से कोई ए के अंदर एरर रह जाती है तो उसको हम नाम देंगे डेल्टा ए टू। इसके अंदर एंगल ए की वजह से कोई एरर रह जाती है ए लेंथ के अंदर तो उसे ए वन नाम दिया हमने। सी एंगल की एरर की वजह से कोई ए के अंदर लेंथ के अंदर एरर रह जाती है तो उसको हमने ए टू नाम दिया, एरर इनसाइड। अब सेम तरीके से यहाँ पे हमने ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था, अब यहाँ पर हम सी के रिस्पेक्ट में इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, तो अब हमारा जो डिफरेंशिएशन वो क्या होगा, डेल्टा ए टू। अब जो डेल्टा सी है वो मैं इस साइड राइट हैंड साइड ही लिखूँगा, माइनस सी साइन ए कॉस सी डिवाइड बाई साइन स्क्वायर सी, जो डेल्टा सी है वो मैं इस और लिखूँगा डेल्टा सी, इक्वेशन नंबर 4। अब अगर आपको मालूम नहीं है कि इसका डिफरेंशिएशन मैंने कैसे किया तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर साइन ए है तो वो तो कांस्टेंट ही होगा तो वो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन अगर साइन इनवर्स सी है तो वो हमारा क्या होगा, कॉस ए होगा। ओके, 1/sin c इज इक्वल टू कोसेक सी। ओके, तो अब अगर हम कोसेक का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, सिग्मा ए बाई सिग्मा सी कोसेक इज इक्वल टू हमारा होगा कोसेक सी मल्टीप्लिकेशन कॉट सी। ओके, तो अब ये जो है वो हमने यहाँ पे प्लेस किया है। कोसेक जो है उसको हम 1/sin लिख सकते हैं, तो यहाँ मैंने 1/sin लिखा है। कॉट है तो कॉस सी डिवाइड बाई साइन सी, तो नीचे 2 टाइम्स साइन हो जाएगा तो साइन स्क्वायर सी हो जाएगा, और ऊपर तो कॉस सी है ही। तो इक्वेशन नंबर हमारा ये है 4। अब जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन 4 डिवाइड बाय हम करते हैं इक्वेशन नंबर 1, तो उसका आंसर हमें क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। हमारा यहाँ पे है डेल्टा ए टू डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू माइनस कॉस सी डिवाइड बाई साइन सी इंटू डेल्टा सी। ओके, तो कॉस सी डिवाइड बाई साइन सी है तो इसको हम कॉट भी लिख सकते हैं, तो कॉट सी इंटू डेल्टा सी इक्वल टू ए। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 देते हैं। ओके, तो अगर हमने जो है हमारा ट्राइंगल उसको हमने आइसोस्केल लिया था तो इसके कारण क्या होगा कि दोनों के दोनों जो एंगल है वो सेम हो गए और दोनों की दोनों जो साइड है वो सेम होती है। तो अगर हम एक एज्यूम ले लें, इफ़ एरर इन ए एंड एरर इन सी आर सेम दैट आर प्रोबेबल एरर तो अब जो ये एरर है उसको हम फॉर एग्जांपल अल्फ़ा के रूप में ले लेते हैं, या प्लस या माइनस में है तो उसको हम प्लस और माइनस अल्फ़ा के रूप में लिखते हैं। तो हमारी प्रोबेबल एरर है ए के अंदर, तो वो कैसे हम लिख सकते हैं, डेल्टा ए बाई ए, प्रोबेबल एरर जो है वो, तो उसके अंदर हम प्लस और माइनस, एरर प्लस भी हो सकती है या फिर माइनस भी हो सकती है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारा इक्वेशन नंबर जो हमने 3 फाइंड किया था और जो हमने इक्वेशन नंबर 5 फाइंड किया है उन दोनों का जो है वो हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो हमारा क्या होगा, डेल्टा ए इंटू कॉट ए स्क्वायर प्लस डेल्टा सी इंटू कॉट सी, ये वाला
स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों का प्लस हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने डेल्टा है और डेल्टा सी है उसके रिप्लेसमेंट में क्या लिया है, अल्फ़ा लिया है। ओके, तो हम यहाँ पे अल्फ़ा प्लेस करके उसको कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर होगा, उसके बाहर ले जाएंगे तो अल्फ़ा प्लस और माइनस हो जाएगा। तो ए डिवाइड बाई ए प्लस और माइनस अल्फ़ा इन ब्रैकेट अंडर रूट कॉट ए स्क्वायर प्लस कॉट सी स्क्वायर। ओके, तो अब हमारा ये नॉर्मल स्टेप है। अब अगर हमारा जो स्टेप है द प्रोबेबल एरर, जो इसके अंदर जो एरर होती है वो तभी मिनिमम होगी जब जो हमारा ये वाला स्टेप है इसके अंदर के अगर हमें एरर मिनिमम करनी है तो ये जो स्टेप है हमारा कॉट ए स्क्वायर प्लस कॉट सी स्क्वायर वो भी मिनिमम होना चाहिए, वो कंडीशन है। तो हमें मालूम है कि जो हमारा ट्राइंगल है उसकी जो इनसाइड वाली जो तीनों के तीनों एंगल होते हैं उसका टोटल जो है वो 180 होता है। तो सी एंगल जो हमारा है यहाँ पर, ओके, तो सी एंगल कितना होगा 180 माइनस ए प्लस बी। ओके, तीनों का टोटल जो है वो 180 होता है। तो अगर हमें सी एंगल चाहिए तो 180 माइनस ए एंगल एंड माइनस बी एंगल हम करते हैं तो हमें जो है वो सी एंगल मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारे जो ए और बी दोनों एंगल है वो दोनों के दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2a, क्योंकि बी और ए दोनों सेम है, 2 टाइम्स मैंने ये ए लिख दिया है यहाँ पे। ओके, अब हम देखते हैं कि यह जो 2a एंगल है तो ए एंगल वेल कंडीशन के अंदर कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये वाली जो इक्वेशन है उसको हम इसके अंदर प्लेस करते हैं। डेल्टा ए डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू प्लस और माइनस अल्फा अंडर रूट कॉट ए स्क्वायर क्योंकि कॉट जो है वो 180 माइनस 2 है तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2a, यानी कि 180 माइनस 2 है तो उसके बदले हम 2a भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री है यानी कि स्ट्रेट लाइन होगी। तो यहाँ पे हम इसका ऐसे तो लिख सकते हैं डेल्टा ए डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू प्लस और माइनस अल्फा अंडर रूट कॉट ए स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर 2a, 180 माइनस है तो हम इसका 2a लिख सकते हैं क्योंकि कॉट है। तो अब हमारा जो इक्वेशन है उसको हमें बनाना है तो उसके लिए जो ए वैल्यू है वो मिनिमम होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन लेंगे। तो डी बाई डी ए इज इक्वल टू, क्योंकि हमें ये तभी मिनिमम होगा जब ये वाला जो स्टेप है वो मिनिमम होगा, तो उसके लिए हम लेते हैं स्क्वायर 2a इज इक्वल टू 0 होगा तभी मिनिमम होगा। तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं अगर हम अंडर रूट को निकाल दें इस ओर से, अब अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलेगा 4 cos स्क्वायर a प्लस cos रेस टू 4 होगा, सॉरी, एंड फिर होगा 2 cos स्क्वायर a, अब होगा -1 इज इक्वल टू 0। जो ये वाला फंक्शन है उसको जो है हम कैलकुलेटर के अंदर मोड में जाके इक्वेशन सॉल्वर है उसके अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर हम कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो इक्वेशन सॉल्व करता है उसका यूज़ करके भी ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट मैथमेटिक्स का एक सॉफ्टवेयर है जो मैथमेटिक्स के लिए बना है, तो इसके अंदर हम जो है अपना इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस टाइप था, 4 इंटू कॉस रेस टू 4 एंगल ए था हमारा प्लस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर a -1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन था। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एंटर पे क्लिक करते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया है। हमारा जो ए एंगल है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो 50
6.22 डिग्री जितनी हमारी जो ए की वैल्यू है वो होनी चाहिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें जो ए की वैल्यू मिली है वो है ए इज इक्वल टू 56.22 डिग्री, या तो फिर हम लिख सकते हैं 56 डिग्री एंड 14 मिनट। ओके, तो अगर आपको कोई पूछता है कि वेल कंडीशन ट्राइंगल का बेस्ट एंगल क्या है, जो इनसाइड एंगल है, तो वो होगा हमारा 56 डिग्री एंड 14 मिनट। हम स्ट्रेंथ ऑफ फिगर देखते हैं। A factor to be considered in establishing a triangulation system to maintain the computation within a desired degree of precision. The accuracy of shape is measured in terms of strength of figure. ओके, तो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ फिगर क्या है? तो ट्राइंगुलेशन सिस्टम के अंदर जो हम प्रेसिजन चाहते हैं, यानी कि एक्यूरेसी चाहते हैं, तो उसके लिए हमें स्ट्रेंथ ऑफ फिगर जो है उसके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, यानी कि हम उसका यूनिट यूज़ करते हैं कि इसके मुताबिक जो हमारा सिस्टम जो हमने बनाई है ट्राइंगल की, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि एक्यूरेसी कितनी है। तो उसके लिए एक बेस बनाया है यूएस कोस्ट एंड जियोडेटिक सर्वे जो है उन्होंने। तो स्ट्रेंथ ऑफ फिगर क्या है? तो स्क्वायर ऑफ प्रोबेबल एरर 6 प्लेथ ऑफ द लॉगरिथम एनी साइड। तो जो हमारा स्क्वायर प्लेस है तो प्रोबेबल एरर का, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हम एक एग्जांपल करेंगे तो हमें ज़्यादा आइडिया आएगा कि स्ट्रेंथ ऑफ फिगर क्या है। तो इसके बाद थियरी के बाद हम एक एग्जांपल करेंगे इसके ऊपर। तो जो हमारा प्रोबेबल एरर है वो क्या है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 इंटू प्रोबेबल एरर जो हमें सेकंड में दी गई है उसका स्क्वायर इंटू शेप ऑफ फिगर। अगर आपको शेप ऑफ फिगर फाइंड करना है तो आपको एरर्स दी गई होगी, सारे जो डिजिट है दिए गए होंगे, एक ही अननोन होगा आपके इक्वेशन के अंदर, तो आप शेप ऑफ फिगर फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो शेप ऑफ फिगर है उसके लिए एक इक्वेशन भी है और उसका टेबल भी है, लेकिन वो अब ओल्ड मेथड हो गई है, तो इस वीडियो के अंदर वो हम नहीं शामिल करते हैं। आप यहाँ पे जो टेबल देख रहे हैं, ऐसा एक टेबल आता है जो आर होता है, उसका जो फंक्शन होता है उसको फाइंड करने के लिए हम टेबल का यूज़ करते हैं, उसके ऊपर डायरेक्ट वैल्यू लेने के लिए। तो वो भी है, वो हम इस वीडियो के अंदर नहीं देखेंगे। लेकिन जो हमें प्रोबेबल एरर है वो फाइंड करनी है, शेप ऑफ द फिगर फाइंड करना है, तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो अब हम एक एग्जांपल के द्वारा देखेंगे। ओके, तो हमारे पास अब एक एग्जांपल है स्ट्रेंथ ऑफ फिगर फाइंड करने के लिए। तो इसके अंदर जो है वो हमें एक एरर दी गई है 1 सेकेंड की, और हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ फिगर है वो फाइंड करना है। और जो मैक्सिमम प्रोबेबल एरर है उसकी लिमिटिंग जो है वो हमें दी गई है साइड की, कॉम्पिटिंग साइड जो होती है उसकी 1 in 20,000। तो अब जो प्रोबेबल एरर है वो क्या होगी? 1 in 20,000। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 0.405। ओके, अब अगर हमें एल फाइंड करना है, हमारी जो प्रोबेबल एरर थी, तो उसके लिए हमें लॉग का यूज़ करना पड़ेगा। लॉग का जो 6 प्लेस है वो हमारा जो है प्रोबेबल एरर होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले लॉग लेते हैं, लॉग 1 प्लस जो हमारी एरर है वो हमें लेनी है 0.0005। ओके, तो हम इसका लॉग का आंसर फाइंड करते हैं। लॉग इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.005, तो इसका आंसर हम देखते हैं क्या है। ओके, तो इसका आंसर है 0.000021714। ओके, तो अब एज पर द रूल जो प्रोबेबल एरर है वो है 6 प्लेस ऑफ द लॉगरिथम। ओके, तो अब हमें प्लेस फाइंड करना है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारा 2 है वो 6 प्लेस पे होता है। तो अगर हमें आंसर एल फाइंड करना है तो 6 के पास के जो 2 डिजिट है वो हमें ले लेने हैं। तो हमारा एल क्या हो जाएगा 6 प्लेस का? एल इज इक्वल टू 21 होगा हमारा। तिथि एल इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू 21 स्क्वायर इज इक्वल टू 441। ओके, अब हमारा एल स्क्वायर हो गया। तो एल स्क्वायर की जो प्रोबेबल एरर की फॉर्मूला है वो हमारे पास है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 d⁻² इंटू आर।
ओके, तो अब जो इसकी वैल्यू है हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। डी की वैल्यू हमें दी गई है, 1 सेकेंड है जो है वो, तो हम यहाँ पे सारी की सारी जो वैल्यू है वो प्लेस करेंगे। उसके लिए पहले हम आर को लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो एल स्क्वायर इंटू 3/4 इंटू 1/d²। तो हमारा एल स्क्वायर क्या है उसकी हमें वैल्यू मिलती है, प्लेस करनी है यहाँ पे। तो एल स्क्वायर जो हमारा है 441 है, इंटू 3/4 इंटू 1/1², तो वो तो इतना ही रहेगा क्योंकि वो सेकेंड आंसर है। तो 441 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, तो आर का जो हमारा आंसर है वो होगा 3330.75। तो ये जो है वो हमारी होगी स्ट्रेंथ ऑफ फिगर। तो अब कभी भी आपको स्ट्रेंथ ऑफ फिगर फाइंड करना होगा तो आपको एरर दी गई होगी, और प्रोबेबल एरर है लिमिटिंग कॉम्पिटिंग साइड की, तो उसका जो लिमिटिंग है कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है वो आपको दी गई होगी। तो सबसे पहले आपको जो प्रोबेबिलिटी दी गई है उसको आपको कन्वर्ट करना है। तो 1/10,000 दिए गए तो 1/10,000 करेंगे। अभी हमें 20,000 दिए गए हैं तो 20,000 किया तो हमें एक वैल्यू मिली 0.40 and 5। अब अगर हमें एल फाइंड करना है तो एल की डेफिनेशन में लिखा है प्रोबेबल एरर की कि 6 प्लेस ऑफ द लॉगरिथम। ओके, तो लॉग हमें फाइंड करना है इसका, तो लॉग इन ब्रैकेट 1 प्लस जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो हमें लेनी है। तो 1 बाई डिफ़ॉल्ट है तो ये हमें 1 ही लेना है, ये जो है वो हमें जो एरर दी गई वो नहीं लेनी है, 1 बाई डिफ़ॉल्ट ही है ये। ओके, तो उसके अंदर हमें जो है प्रोबेबल लिमिटिंग एरर है वो ऐड करनी है 1 प्लस 0.405। तो उसका जो लॉग है हमें कैलसी के अंदर फाइंड करना है, उसका हमें आंसर मिलता है जो है उसके 6 प्लेस पे हमें जाना है। 6 प्लेस यहाँ पे 2 है। ओके, फिर 2 डिजिट लेना है वो हमारा एल हो जाएगा, तो 2 के पीछे का 1 डिजिट लेंगे तो 2 डिजिट हो जाएंगे, तो एल इज इक्वल टू 21। अब हमें फॉर्मूला के लिए एल स्क्वायर चाहिए, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 441 होगा। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है 4/3 d⁻² इंटू आर। अब हमें यहाँ पे आर फाइंड करना है, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, एल स्क्वायर इंटू 3/4 इंटू 1/d²। डी हमारा 1 है तो ये स्टेप तो ऑटोमेटिकली निगलेक्ट हो जाएगा। तो 441 इंटू 3/4, तो हमारी स्ट्रेंथ ऑफ फिगर इस एग्जाम्पल के लिए क्या मिली है, 330.75। ओके, तो फील्ड वर्क एंड ऑफिस वर्क इन ट्राइंगुलेशन। तो हम जो ट्राइंगुलेशन सर्वे करते हैं तो फील्ड के अंदर हमें क्या क्या टास्क करनी है और ऑफिस के अंदर क्या क्या टास्क करनी है वो हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है रिकॉग्नाइजेंस। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी सर्वे के पहले हम जाके क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा एरिया है यानी कि जिसको हमें सर्वे करना है तो उसका हम एक साइड से ऑब्जर्वेशन करते हैं सभी ओर कि कौन सी साइड है वो बेस्ट है सर्वे के लिए, और कौन सा स्टेशन ऐसा है जहाँ से हमें सारे के सारे स्टेशन दिखेंगे। तो ऐसा जो हम प्राइमरी सर्वे करते हैं कोई भी सर्वे के पहले, तो उसे हम रिकॉग्नाइजेंस कहते हैं। उसके बाद है इरेक्शन ऑफ सिग्नल्स एंड टावर्स। ये सभी जो टॉपिक है यहाँ पर वो सारे के सारे हम डिटेल में देखेंगे। तो दूसरा जो टॉपिक है इरेक्शन ऑफ सिग्नल्स एंड टावर। जब हम रिकॉग्नाइजेंस कंप्लीट कर लेते हैं यानी कि प्राइमरी सर्वे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि सिग्नल एंड जो टावर्स है यानी कि जहाँ से हमें रीडिंग लेने हैं उसको हम कहाँ कहाँ पर डिफाइन करते हैं कि कहाँ कहाँ से हमें रीडिंग लेने हैं और रीडिंग नोट करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ बेस लाइन। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर हम कोई भी ट्राइंगल स्टार्ट करते हैं तो उसका जो बेस लाइन है वो हमें एक स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा यानी कि वो मेजरेबल होगा, तो वो नॉन होगा। ओके, तो इसके अंदर थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, सर्विंग स्टार्ट करने से पहले मेजरमेंट ऑफ बेस लाइन। फिर हम क्या करेंगे, जो एंगल है उसको मेज़र करेंगे, फिर साइन रूल यूज़ करके बाकी की दोनों के दोनों जो साइड है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। तो अगर हमारा कोई भी सर्वे है तो उसको हम सर्वे का बेसलाइन यानी कि करेक्शन लेने से पहले कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी कि सन के रेफरेंस में या फिर कोई स्टार के रेफरेंस में एल्टीट्यूड एंड एजीमुथ मेज़र करते हैं, और लोकल साइड का जो नॉर्थ है वो भी हम मेज़र करते हैं। तो ऐसा कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन है वो भी हम ध्यान में लेते हैं ताकि हमें पता चले आफ्टर द सर्वे कि ऑफिस वर्क के अंदर अगर कोई करेक्शन है तो वो हम उसके रेफरेंस में कर सकते हैं। फिर लास्ट है कंप्यूटेशन। तो ये सारे के सारे जो रीडिंग है वो कंप्लीट होने के बाद रिकॉर्ड बुक होती है, उसके अंदर हम कैलकुलेशन करके जो सारी की सारी साइड्स है और फिर ओवरऑल जो हमारा एरिया है वो हम ऑफिस वर्क के अंदर कंप्यूटेशन यानी कि कैलकुलेट करके हम जान सकते हैं।